नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। अमित शाह का बधाई संदेश भूपेंद्र पटेल के पास पहुंचा है। अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि विधायक दल का नेता बनने पर आपको शुभकामनाएं और आप गुजरात के विकास के लिए कार्य करें। ये बधाई गृह मंत्री की तरफ से गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को और आगे आप बढ़ाएंगे, वो ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी। तो भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनने पर अमित शाह ने बधाई दी है। एक बार फिर से चौंकाते हुए बीजेपी ने यह फैसला किया। तो आज के इस राजनीतिक दंगल की बात अब जिसमें कई सूरमा मैदान में थे गुजरात में, लेकिन बीजेपी के इन्हीं सूरमाओं में सबसे बड़े लड़ैया बनकर निकले हैं भूपेंद्र पटेल। जहां गुजरात की मुख्यमंत्री की रेस में जिन जिन दिग्गजों का नाम चल रहा था वो सब मात खा गए हैं। भूपेंद्र पटेल ने इसमें बाजी मार ली है। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से करीब 1.5 साल पहले आखिर बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बदला? क्यों बीजेपी ने उसी चेहरे को चलता कर दिया जिसके दम पर 4 साल पहले गुजरात में उसने चुनाव जीता था, राज किया था। हालांकि बीजेपी का यह प्रयोग गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हाल के दिनों में देखने को हमें मिला है। एक इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां योगी आदित्यनाथ के सामने सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं। बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही आगे बढ़ने पर मोहर लगानी पड़ी है। तो ऐसे में कई सारे प्रश्न हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। गुजरात में चेहरा बदल गया, सीएम बदल गए। 24 घंटे में रूपाणी भूतपूर्व हो गए और भूपेंद्र पटेल वर्तमान। गुजरात की कमान नए हाथ में चली आई। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया। रूपाणी के इस्तीफे के बाद कई नामों पर चर्चा तेज हो गई थी। भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के नाम पर मुहर लगाई। भूपेंद्र पटेल ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब इसे बीजेपी की परंपरा कहें या उसकी मजबूरी, चाल, चरित्र और चेहरे के जरिए राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली बीजेपी ने गुजरात में चेहरा बदल दिया। रूपाणी अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई। હું જનરલ જે વાત કરું છું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવાના હોય ત્યારે ગુજરાતની 6 કરોડ 30 લાખની જનતામાં જાણીતો ચહેરો, લોકપ્રિય ચહેરો, લાખો કાર્યકરોનો લોકપ્રિય અથવા સંગઠનના જાણકાર, સંગઠનમાં મદદરૂપ થાય, દરેક જ્ઞાતિ જાતિ સમાજમાં સ્વીકૃત થાય અને અનુભવી હોય। नितिन पटेल का इशारा काफी था, यानी रूपाणी ने ऐसी गलतियां की जिसका खमियाजा बीजेपी को चुनाव में हो सकता था। लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने सीएम चेहरे को बदलने का फैसला ले लिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गुजरात में बीजेपी ने इस तरह का प्रयोग किया। इससे पहले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से साल भर पहले आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था। आनंदीबेन पटेल को सीएम बनने का मौका तब मिला जब नरेंद्र मोदी मई 2014 में पीएम बने। पीएम मोदी भी पहली बार राज्य के सीएम अक्टूबर 2001 में तब बने थे जब केशुभाई पटेल अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। यानी 5वें साल का मौका केशुभाई को भी नहीं मिल पाया था। 6 करोड़ लोगों ने सरकार बदलने का मूड बनाया है। पिछले कई सालों से भाजपा की गलत नीतियों के कारण लोग दुखी और परेशान हुए। लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, लाखों परिवार बेघर हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सब लोग चिंतित हैं, गांव और किसान बर्बाद हुए। ऐसे समय में
मुख्यमंत्री का बदलना ही बड़ी बात नहीं है, जनता सरकार बदलना चाहती है। तो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री, गुजरात के नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। तो बीजेपी को आखिर ये फैसला क्यों करना पड़ा? एक बार फिर से बीजेपी ने क्यों चौंकाया? बड़े बड़े नामों के रेस में होने के बावजूद 6 नाम रेस में चल रहे थे, एक ऐसा नाम भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री बना जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, हम मेहमानों से परिचय करवाएं उससे पहले बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद विजय रूपाणी ने, जो कि अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, उन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा भूपेंद्र पटेल का। भूपेंद्र पटेल विधायक दल की बैठक में सबसे पीछे बैठे हुए थे और विधायक दल की मंजूरी हुई और जैसे ही प्रस्ताव रखा गया उसके बाद विधायक दल ने हामी भरी और पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम की घोषणा कर दी। सभी ने आकर उनका स्वागत किया। तो एक ऐसा चेहरा जो नया चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो पहली बार विधायक बना था, उसे फिर से यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि बीजेपी ने अपनी चौंकाने वाली रणनीति के तहत एक बार फिर से यहां पर नया मुख्यमंत्री दिया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी दोनों हमारे साथ होंगे और अभय जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अभय जी। हमारे साथ गोपी घांगर और अशोक सिंघल लगातार हैं। अभय जी, आपको लगता है कि बीजेपी ने इस मुख्यमंत्री को बदलकर, अपना मुख्यमंत्री बदलकर न सिर्फ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लिए बल्कि 24 के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया है? सईद भाई, देखिए, समूचा देश अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी की हालात बदलिए, पेट्रोल डीजल खाने के तेल के दाम बदलिए, जीएसटी की दरें बदलिए, कृषि के क्रूर काले कानून हटाइए, मगर ये सिर्फ मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री हटाते हैं। मतलब सत्ता का सरोकार, संस्कृति और संस्कार से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ सीएम बदलना चाहते हैं। भी आपने कहा चेहरा बदलने से चाल और चरित्र नहीं बदलता। और जितने निर्णय नरेंद्र मोदी जी के उठाकर देख लीजिए, चाहे वो झारखंड में रघुवर दास जिनको कोई नहीं जानता था उनको नियुक्त किया, क्या झारखंड का हाल किया, वो मुख्यमंत्री तो नहीं रहे मगर झारखंड भी बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत का निर्णय मोदी जी का था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया, उनको भी हटाना पड़ा। आप हरियाणा का हाल देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते थे कि कोई नहीं जानता, संघ के समर्पित हरियाणा को बदतर से बदतर हालात में पहुंचा दिया। गुजरात आपने देखा, रूपाणी जी का निर्णय लिया, हटाया। अभी खुद ही की पार्टी के उप मुख्यमंत्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये पेंट करने की कोशिश की जा रही कि रूपाणी जी ने सब बर्बाद कर दिया। मगर समूचा देश और गुजरात प्रांत जानता है कि हर निर्णय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेते थे। फिर इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कि मार्च से मई के महीने में वहां 1,23,000 मृत्यु के प्रमाण पत्र बांटे गए और गुजरात की सरकार ने 4,126 मौतें सिर्फ कोरोना की बताई, तो उसके लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका लगा हुआ था। त्रिपुरा में देख लीजिए विप्लव देव जी ने क्या त्रिपुरा का हाल किया। तो इस कड़ी में अभी जो और प्रांत आने वाले हैं वो हरियाणा है, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये तोमर साहब खुद साफा बांधकर घूम रहे हैं, प्रहलाद पटेल गुलदस्ते लिए बांट रहे हैं लोगों को, नरोत्तम मिश्र के मन में लड्डू फूट रहे हैं, वहां पर भी हालात यही है। ठीक है, तो इसके बाद यूपी, सईद भाई, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। आज आप लिख करके रख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों योगी जी ने सोशल मीडिया से मोदी जी के सारे फोटो हटा दिए, मोदी जी के फोन उठाना तक बंद कर दिए। अभय जी, गुजरात पे बात हुई थी, आते हैं। देखिए, डॉक्टर त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी और चर्चा करेंगे, घंटा भर अपने पास है और 2 ही मेहमान हैं आज। हम जरूर आएंगे, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं बताया कि राजस्थान में इतनी ज्यादा लड़ाई होती है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वहां पर आप नहीं बदलते हैं। आपने तो बिल्कुल नहीं बदला। कम से कम बीजेपी ये संदेश तो देती है भैया कि अगर कहीं कोई नाराजगी है, चलिए आएंगे सुधांशु जी, बीजेपी की तरफ से ये संदेश तो जाता है ना अभय जी कि अगर मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी है तो हम बदल देते हैं, अगर मान लीजिए कोविड में कहीं हम फेल हुए हैं तो बदल देते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर साहब, नया मुख्यमंत्री गुजरात में आपने दे दिया है। 2 चीज हम यहां आपसे समझना चाहते हैं। पहला तो यह कि 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए 4 राज्यों के, इसके पीछे कारण क्या है? और दूसरा, एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया। गुजरात में बड़े बड़े दिग्गजों के रेस में होने के बावजूद भी भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह क्या है? डॉक्टर त्रिवेदी।
देखिए, ऐसा है कि पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का दायित्व बदलती रहती है, और जिसे आप लोग सामान्य भाषा में चौंकाने वाला कहते हैं, उसे मैं कहूंगा कि सामान्य और सहज अनुमान जो लोग लगाते हैं, कई बार उस अनुमान के बियॉन्ड भी नए और अनुभवी और योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए याद करिए, जब 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी वो नए थे, युवा थे, एक नया प्रयोग था। उसी प्रकार से आपने देखा उत्तराखंड में हम लोगों ने एक युवा मुख्यमंत्री का प्रयोग किया है। यहां पर भूपेंद्र पटेल जी हैं, निश्चित रूप से विधायक वो पहली बार है, विजय रूपाणी जी भी पहली बार के विधायक थे, परंतु इससे पहले वो अहमदाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं, अहमदाबाद के नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, कई दायित्वों का वो भली भांति निर्वहन कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अभी हमारे मित्र जो अभय दुबे जी कह रहे थे उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए कि फला हुआ, ये हुए, वो हुए अनेक राज्यों में, पर जो भी हुआ वो कर्मणा हुआ, और आपके यहां जन्मना है। और किसने किस हालत में पहुंचाया वो दिखाई पड़ रहा है। 135 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में आज पार्टी है, क्योंकि वहां कर्मणा नहीं, सब कुछ जन्मना है। इसी कारण से यह समस्याएं हैं, और हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ, आपने इतनी बात कही तो मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, आज भी आपके यहां पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं ईट ना ईट बजा दूंगा। अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहे मैं ईट से ईट बजा दूंगा, तो पंजाब में तो कहीं, राजस्थान में एक फूल दो माली, दोनों के बीच में चल रही है, एक प्लेन दो पायलट, तो कहीं पर वहां छत्तीसगढ़ में वो दिखाई पड़ रहा। और बाकी छोड़ दीजिए, मैं एक सिर्फ बात कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं अभय जी, 43 साल अनवरत शासन किया है उत्तर प्रदेश में अनइंटरप्टेड। आप कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर बताइए अदर देन गोविंद बल्लभ पंत जिसने कभी 2.5 साल पूरे किए हो। आप बताइए उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आपके 43 साल के शासन का। सुधांशु जी, हमारे यहां तो एक नहीं अनेक है, जिसको मौका दिया जाता है पूरा दाबी है जी। सुधांशु जी आ रहे हैं, अभी जी आ रहे हैं। सुधांशु जी, मैंने 5 साल नहीं बोला है, सही जी, मैंने 5 साल नहीं बोला, मैंने 2.5 साल बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री। सुधांशु जी, देश की जनता के मन में यह सवाल उठता है कि कहीं आपके मुख्यमंत्री विफल तो नहीं रहे, राज्य चला तो नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय रूपाणी कोरोना काल में बुरी तरह से फेल हुए हैं, जिसकी वजह से आपने ये फैसला लिया। आपकी पार्टी की, आपके संगठन की, आपके आलाकमान की तारीफ हो सकती है कि आपने बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 दिसंबर गुजरात विधानसभा और 24 लोकसभा का चुनाव, उसमें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आप खुद यह संदेश देते हैं कि हमने अपने विफल मुख्यमंत्री को हटाया। देखिए, अलग अलग अनुमान अलग अलग प्रकार से विश्लेषक लगाते रहते हैं, परंतु विजय रूपाणी जी ने 5 साल बहुत अच्छा शासन चलाया। उनके नेतृत्व में ही 2017 का हम लोग चुनाव जीते थे। येदियुरप्पा जी, वो आयु के कारण उनके नेतृत्व में हम 2-2 बार चुनाव जीते, वो दक्षिण भारत में हमारे पहले मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं किसी भी मुख्यमंत्री। सुधांशु जी, हम बीच में आपको रोक रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि भूपेंद्र पटेल 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, और विधायक दल ने जो उन्हें विधायक मंडल का नेता चुना है उसकी जानकारी देने, उसका पत्र सौंपने वो जा रहे हैं। तो सुधांशु जी, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन गोपी, क्या इसका मतलब यह हुआ कि शपथ ग्रहण जल्द, कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सही, शपथ ग्रहण बेहद जल्द होगा, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि शाम को 6 बजे भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे राज्यपाल के पास। विधायक दल के नेता चुने जाने का जो पत्र है वो राज्यपाल के पास पेश करेंगे। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण की बात है, तो शपथ ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि 13 या 14 सितंबर को, यानी कल या परसों के दिन जो शपथ ग्रहण है वो हो सकती है। इस तरीके की अभी फिलहाल जानकारी दी जा रही है, लेकिन राज्यपाल के पास अभी जाएंगे शाम को 6 बजे, और उसके बाद पता चलेगा कि जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो कौन सी रहती है। बहुत धन्यवाद गोपी इस अपडेट के लिए। तो बने रहिएगा, लेकिन आप हमारे साथ। भूपेंद्र पटेल 6 बजे, यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद, 5 घंटे बाद, वो राज्यपाल से मिलकर अपनी सरकार बनाने का न्योता भी दे देंगे। विधायक मंडल दल के जो नेता चुने वो पत्र भी वहां पर सौंप देंगे। सुधांशु जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि पिछले 26-27 वर्षों से अनवरत हमारी सरकार है, और हमने एक अलग प्रभाव दिखाया है गुजरात में कि लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार अच्छा काम न करे।
हमने दिखाया है कि प्रो इनकम्बेंसी यानी सरकार अच्छे काम कर रही, इसलिए लगातार समर्थन मिल रहा है। हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने, केशुभाई पटेल जी, सुरेश भाई मेहता जी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आनंदीबेन पटेल जी, विजय रूपाणी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए और मेरे विचार से उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भूपेंद्र पटेल जी करेंगे। और गुजरात की जनता का जो उत्तरोत्तर विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है वो और प्रबलता प्रखरता के साथ अगले वर्ष के चुनाव में हमें नजर आएगा। सुधांशु जी, ये आपका आत्मविश्वास और आपकी जो उम्मीद है एक वरिष्ठ नेता होने के नाते होनी भी चाहिए, लेकिन 2017 में आपकी सीटें काफी कम हुई हैं और अब तो आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपनी धमक दिखा रही है। हम पूछेंगे आपसे, अभय जी आपसे आपके पास आएंगे, लेकिन एक अशोक सिंघल के पास जल्दी से हम आपको लिए चलते हैं। अशोक, जिस तरह से भूपेंद्र पटेल के नाम का यहां पर ऐलान हुआ है, आपको लगता है कि एक बार फिर से समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला किया है और अपना हित साधने की, और वो जो 63% वोट पाटीदार समुदाय के मिले थे वो फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश है? बिल्कुल, पाटीदारों को तो साथ जोड़ने की कोशिश है ही, लेकिन साथ ही जो नाराजगी थी विजय रूपाणी के खिलाफ, जो इनको फीडबैक मिल रहा था बीजेपी आला कमान को, सेकंड वेव में जो हैंडलिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि ठीक से हैंडल नहीं किया गया सेकंड वेव को, लोगों को बहुत परेशानियां हुई, उसको देखते हुए भी एक नए चेहरे को लेके आए हैं जो कि पहली एक ही बार का विधायक है, क्योंकि बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी और उनका नाम होगा, क्योंकि गुजरात या देश भर में कहीं भी राज्य हो, चाहे बंगाल रहे हो, यूपी में कहीं भी एक जरूर मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल को वहां दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़ा जाता है हमेशा से। पिछली बार भी जैसे मैं बता रहा था, पिछली बार भी नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा था गुजरात में, खासतौर से क्योंकि गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके गुजरात मॉडल की काफी चर्चा होती रही, लेकिन भूपेंद्र पटेल को ला करके जो डैमेज है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और पाटीदारों में जो नाराजगी रही हमें से मांग रही है उनकी कि पाटीदारों से कोई फेस होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो वो एक भूपेंद्र पटेल को देखे उसको भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो 2022 में चुनाव हो रहे हैं उसमें एक नया चेहरा दे करके चुनाव में जाया जाए और जो कमियां रही हैं, जो डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई की जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है अभय जी, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तीनों जगह आपकी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन आप देखिए गुजरात में मुख्यमंत्री बदल जाता है, 6 बड़े दावेदार होते हैं। नितिन पटेल खुद ये कहते हैं कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन जब ऐलान होता है, भले वो आलाकमान से आप ये कह सकते हैं भाई जी कि भाई वो तो आलाकमान ने नाम दे दिया, नरेंद्र सिंह तोमर जी चले गए विधायक दल की बैठक में औपचारिकता पूरी करके नाम कर, ठीक है, लेकिन जो एकजुटता दिखाई देती है, विरोध का एक स्वर बीजेपी में नहीं और गुजरात में भी नहीं, कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि यहीं पर एक अनुशासित पार्टी होने का जो दावा बीजेपी करती है वो हो जाती है और आप यहां पर पिछड़ जाते हैं और जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आप खुद लड़ेंगे, आपके नेता लड़ेंगे तो हमारा भला क्या करेंगे? नुकसान होता है कहीं अभय जी? सईद भाई, पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक फूल और दो माली। जी हां जनाब, कम से कम एक फूल का ध्यान रखने के लिए दो माली हैं। आपने तो हिंदुस्तान की विकास का पूरा बाग ही उजाड़ दिया सुधांशु जी। आपने कहा कि एक प्लेन के 2 पायलट हैं। हाँ, हमारे यहां कम से कम दक्ष एक प्लेन पर 2 पायलट हैं। आपने भारत की प्रगति का विमान क्रैश करा दिया। सवाल इस बात का है, अभी सुधांशु जी ने कहा था कि उत्तरोत्तर प्रगति हो रही गुजरात में, तो इनकी उत्तरोत्तर गुजरात की प्रगति बता देता हूं। 2007 में 49.12% वोट शेयर के साथ 117 सीटें थी। हाँ, अलबत्ता उस समय भी हमें पिछले समय की तुलना में 8 सीटें अधिक मिली थी, हमारा 38% वोट शेयर था। 2012 में आपका वोट परसेंटेज भी कम हुआ, 47.85 हो गया, सीटें भी आपकी 2 कम हो गई। 2017 में सईद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप 99 सीटों पर आकर रुक गए, मतलब हार की कगार पर। 92 सीट्स चाहिए होती, कांग्रेस पार्टी की 77 सीटें थी, और अकेला अगर सूरत जो हालात थे, अगर सूरत का परिदृश्य बदल जाता तो पूरे सुनिए ना, 16 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम हारे। अभी जी ये सारी बातें आप वो कर रहे हैं जो सब जानते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं अभय जी कि जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, 8 सीटें अगर आप 5 साल में बढ़ाते हैं, उस पर प्रसन्न अगर होंगे
तो गुजरात के सत्ता पर कब काबिज होंगे? और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है ना, वो भी बड़ी चुनौती है आपके लिए। सईद भाई, इन्होंने 150 पार का नारा दिया था और 7 सीटें सिर्फ अधिक मिली। दूसरी बात, आज बहस इस बात पर नहीं हो रही कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बदल दिया गया, बहस इस बात पर नहीं हो रही कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल दिया गया, बहस इस बात पर नहीं हो रही कि पंजाब का मुख्यमंत्री बदल दिया गया। राजनीतिक दलों में मतभिन्नता होती है, मगर उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलकर निकालती है। आखिरी बात, इस पूरी झगड़े की जो जड़ असली में है वो है आदित्यनाथ जी को हटाया जाना। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें बताया है कि वाराणसी की गौर से सुनिएगा, 40 जिला पंचायत की सीट में से मोदी जी नहीं, आप सुनना नहीं चाहते तो बात अलग है। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के विशेषज्ञ लगते हैं, आप कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की बात करते हैं अभी जी। भाई, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना। आप प्रधानमंत्री जी आते हैं वाराणसी से, 40 जिला पंचायत में से मात्र 8 सीटें आई है। अब ले लीजिए, राजनाथ सिंह जी मूर्धन्य और बड़े नेता हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, उनके लखनऊ में हालत ये कर दी आदित्यनाथ जी ने कि 25 में से मात्र 3 सीटें हैं। प्रयागराज 84 में से अभय जी जरा एक जश्न की, एक खुशी की तस्वीर दिखा दें आपको। देखिए, भूपेंद्र पटेल का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या आप इसे गुजरात को एक लिटमस टेस्ट मानते हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ा जल्दी गुजरात के चुनाव करवा लिए जाएं, और गुजरात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए 2024 है, और ये मुख्यमंत्री बदलने का कोई असर आप 22 दिसंबर में देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। याद करिए, जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था तो क्या क्या कहा जा रहा था, अरे नगर निगम का चुनाव है फिर भी भाजपा के नेता इतना क्यों जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव, जहां हम अच्छी सफलता नहीं पा पाए, वहां भी कहा जा रहा था साहब ये तो एक छोटे से राज्य का चुनाव है, क्यों जा रहे हैं। केरल में, जहां हम बहुत मामूली सी शुरुआत कर पाए, वहां भी। इसलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित कैडर आधारित विचारधारा प्रेरित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, तो हम हर चुनाव को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का प्रयास करते हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव जो आगामी होगा और जो लोकसभा का चुनाव होगा, दोनों को उसी भाव से लड़ेंगे। हां, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा, एक छोटी सी बात, यह वही गुजरात है जहां किसी जमाने में जब माधव सिंह सोलंकी जी एक ऐसा नारा देते थे जिसे आप कहते हैं ना, वर्ग को, समुदाय को समझाने का प्रयास, तो KHAM, खाम, 4 जातियों का नाम लेके कहते थे, जाति समुदाय वर्ग में बांटकर। सुधांशु जी, रोकना पड़ेगा, पटेल साहब बोल रहे हैं। અમારા વડીલોએ જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, CR પાટીલ સાહેબ અને એમની ટીમ અને માન્ય વિજયભાઈ અને એમની ટીમે જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, અને હર હંમેશ મારી ઉપર આશીર્વાદ માન્ય આનંદીબેનના રહ્યા છે અને એમના રહેશે। ગુજરાતના જે વિકાસના કામો છે એ અમે સંગઠન અને સરકાર બંને સાથે રહી અને જે અત્યાર સુધી ખૂબ સારા કામો થયા છે, છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવાનો ખૂબ સારી રીતે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। વધુમાં પણ જે કંઈ કામ બાકી હશે એ અમે પાછળ નવેસરથી પ્લાન કરી સંગઠન સાથે બેસી અને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધાય એના માટેનો પ્રયત્ન કરીશું। થેન્ક યુ। सर हिंदी में बोल दीजिए। सर हिंदी में बोल दीजिए सर, रिपब्लिक भारत सुनना चाहता है। सर हिंदी बोल दीजिए, हिंदी चैनल्स भी हिंदी में। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं, और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। ભૂપેન્દ્રભાઈ, તમને અણસાર હતો ગઈકાલ રાત્રે, આજ સવારે ઓલ ઓફ સડન આ કેવી રીતે થઈ ગયું? મને કોઈ અણસાર નતો, એ તો તમને બધાને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે મને અણસાર હતો કે નહીં। તમે એવું કહ્યું કે મારી પર આનંદીબેનના આશીર્વાદ છે અને રહેશે, એટલે તમને આનંદીબેન એ તો એમને મેં ખબર જ છે બધાને,
એટલે એમાં કોઈ એવો ઇશ્યુ નહીં પણ એમ નહીં મારી વાત સાંભળો ગઈકાલે કે સવારે તમને કોઈ ઇન્ડિકેશન આવ્યું હતું? પાર્ટીની એ પદ્ધતિ જ નથી એટલે પાર્ટી જ્યારે કે ત્યારે જ ખબર પડે, કોઈને भी खबर ત્યારે જ પડતી હોય। सर अगले साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपके ही नेतृत्व में अब यहाँ पर आगे चुनाव में बीजेपी जाएगी? ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ફક્ત ઇલેક્શન લક્ષી કામ કરવા ટેવાયેલી પાર્ટી નથી, એ હર હંમેશ રોજ બરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેકે દરેક કાર્યકર્તા પ્રજા વચ્ચે રહી અને કામ કરતો રહ્યો છે અને કરતો રહેવાનો છે। ક્યારે તમે શપથ લો છો? શપથ ક્યારે લો છો? આવતીકાલે આજે સાંજે 6 વાગે મળવા જવાના છે। મારો પ્રશ્ન પ્રદેશ પ્રમુખ સાહેબને છે। ગુજરાતમાં સીએમ પછી ડેપ્યુટી સીએમની પોસ્ટ વિશે આ બેઠકમાં કોઈ ચર્ચા થઈ છે કે કેમ? નથી થઈ, થવાની છે ચર્ચા જ નથી પછી હવે કેવી રીતે નિર્ણય થશે, કેવી રીતે કહી શકાય? અચ્છા, અત્યારના મંત્રીમંડળમાં કોઈ ફેરફાર તમારે કરવાનો છે કે? એક મિનિટ અત્યારે જે મંત્રીમંડળ છે એમાં તમે ફેરફાર કરી રહ્યા છો? સ્પીકરનો ઉપયોગ કરો કારણ કે નથી સંભળાતું। જે કોઈ નવું મંત્રીમંડળ બનશે એ સરકારનો વિષય છે। સંગઠન સાથે ચર્ચા કરીને જે સિનિયર આગેવાનો છે એમને સરકારમાં તક મળે એના માટે પ્રયત્ન કરશું અને જે કંઈ ફેરફારો થશે અથવા જે નવું મંત્રીમંડળ રચાશે એની માહિતી આપણને જલ્દીથી મળશે। સમજાયું ને તમારો સવાલ? આવતીકાલે ફક્ત મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલ એ પોતે શપથ ગ્રહણ કરશે। મંત્રીમંડળનું અમે 1-2 દિવસની અંદર એમની સાથે ચર્ચા કરીને નિર્ણય કરશું। ઘણા બધા રાષ્ટ્રીય નેતા અહીંયા છે, હાજર જ છે। તો નીતિનભાઈ અને વિજયભાઈ રૂપાણી શું જવાબદારી અદા કરશે? પાર્ટી એમને નક્કી કરશે અને એમને જવાબદારી આપશે, એ જવાબદારીમાં કામ કરશે। પાટીદારો નારાજ હતા, પાટીદાર મુખ્યમંત્રી કોઈ એવા કારણોસર કોઈ નિયુક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં થતી નથી। કાર્યકર્તાઓ એનું મોરલ, એની કામ કરવાની પદ્ધતિ, એ કાર્યકર્તાઓને સાથે લેવાના, લોકોમાં એની ઇમેજ, આ બધા જ સરવાળા કરીને પછી નિર્ણય લેવાતો હોય છે, એના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવે છે। ભૂપેન્દ્રભાઈને સિલેક્ટ કરવા પાછળ સૌથી અગત્યનું કારણ શું છે? બીજા સિનિયર લીડરો પણ હતા, કાર્યકર્તાઓ સાથે જે એમનો મનમેળ છે, વર્ષોથી સહકારી ક્ષેત્રમાં એ કામ કરે છે, કોઓપરેટિવ સેક્ટરમાં કામ કરે છે, એમની વહીવટી ક્ષમતા અલગ અલગ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે, એના કારણે એમની પ્રતિષ્ઠા, આ બધું જ જોતા જઈએ તો જે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર એ સાર્થક કરી શકે એવી એમનામાં શક્તિ છે અને એમની ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવા માટે એમને નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कहा है। मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद। न सिर्फ नरेंद्र मोदी का धन्यवाद उन्होंने कहा है बल्कि सीधे सीधे विजय रूपाणी, आनंदीबेन का भी धन्यवाद कहा। इस वक्त हमारे साथ हार्दिक पटेल जी जो कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जुड़ गए हैं। हार्दिक पटेल जी, मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपना बदल दिया है और आपने एक ट्वीट करके कहा है कि आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस को जीत मिलती हुई दिखाई गई है, इसलिए फैसला किया गया। कैसा आपका ये दावा है, क्या दावा कर रहे हैं आप? ये देखिए, सबसे पहले तो गुजरात के एक नागरिक के रूप में नए मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। सवाल ये है कि पूरे गुजरात के लोग जिस मुख्यमंत्री और जिस सरकार से नाराज थे उसी सरकार से अपेक्षाएं भी रखती है। नए मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं बहुत सारी स्टेट के यहाँ के लोगों को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सब लोग। लेकिन सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या? अगर वही गुजरात मॉडल जो बेहतरीन चल रहा है, वही गुजरात मॉडल में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री बदलने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था कि क्या विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है और कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है।
मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में हैं। ठीक है, आपको पटेल जी, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और धार दे दी है, तेजी ला दी है और अपने आप को और मजबूत करने की कवायद है? ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी लगातार 16,000 गांवों में जाकर जो भी समस्या लोगों की है उन समस्याओं को लेकर सत्ता के सामने जन आंदोलन से लेकर विधानसभा में लेकर छोटे छोटे असेंबली लेवल तक हम आंदोलन के जरिए काम करते आए हैं। अभी हमारा संगठन काफी मजबूती रूप से लोगों के बीच पहुंच चुका है, चाहे बूथ की बात हो, चाहे असेंबली लेवल पर सर्वे के आधार पर लोगों को जोड़ने की बात हो, सारी चीजें अभी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मकसद बहुत ही स्पष्ट है इन सारी कि गांधी की भूमि पे, सरदार की भूमि पे उनके मूल्यों को मजबूत किया जाए, लोगों के दुख और दर्द को बांटा जाए, उनको क्या चिंता है, उनको क्या परेशानी, उस पर काम किया जाए। भाजपा ने भले मुख्यमंत्री बदला हो, भाजपा ने भले ही चुनाव की तैयारी कर दी हो, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ गुजरात के 6.5 करोड़ लोग भाजपा के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हार्दिक जी, आपसे निवेदन है कुछ मिनट अगर आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं, अभय जी भी हैं, तो आप ही का सवाल हम सीधे डॉक्टर त्रिवेदी से पूछ लेते हैं। सुधांशु जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई ऐसा आंतरिक सर्वे हुआ है जिसे हार्दिक जी भले ही आरएसएस का सर्वे कह रहे हैं, जिसमें आप पिछड़ रहे हैं और उसके तहत आपने एक कदम उठाया है? सर देखिए, बहुत ये विचित्र बात रहती है और आश्चर्यजनक बात रहती है कि अभय जी भी एक किसी सर्वे की बात कर रहे हैं और हार्दिक जी भी किसी सर्वे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये किस प्रकार के गोपनीय सर्वे की आप बात कर रहे हैं जो हम लोगों को नहीं पता और आपको पता है, और आपकी पार्टियों की वह रिपोर्ट और वह कारनामे जो सार्वजनिक हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है और यहां काल्पनिक रिपोर्टों के आधार के ऊपर आप विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नेतृत्व का परिवर्तन सहज और स्वाभाविक होता है। एक मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, हम किसी समुदाय वर्ग की बात नहीं करते, जैसा मैं अभी उससे पहले ब्रेक से पहले बोलने का प्रयास कर रहा था। उसका एक उदाहरण देखिए, हमारे पिछले 4 मुख्यमंत्री देखिए, विजय रूपाणी जी, आनंदीबेन पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी, सुरेश भाई मेहता जी, चारों लोग अलग अलग समुदाय से। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है। और आपने जो बात कही, हार्दिक पटेल जी ने अच्छी बात कही, गांधी जी और सरदार साहब के मूल्यों को आगे बढ़ाना, उन मूल्यों के संवाहक हम बन गए, तभी तो गुजरात की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ आया और आज मोदी जी हार्दिक जी, डॉक्टर सुधांशु तो आपके सर्वे को ही, हाँ सर, वही काम जो अधूरे रह गए थे सरदार पटेल जी के, वो पूरे कर रहे हैं। ये कैसा सर्वे है हार्दिक पटेल जी, जो बीजेपी के नेताओं को ही नहीं पता है, बीजेपी को ही नहीं पता है और आपको पता है? गुजरात की सारी बात सुधांशु जी को थोड़ी ना लोग उनके ही नेता बताते रहते होंगे। गुजरात की बात अलग होगी। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी गुजरात से आते हैं तो गुजरात में कोई कदम उठाएंगे तो सुधांशु जी को थोड़ी ना बताते रहेंगे। नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई, या फिर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी क्या है कि ऐसा सर्वे हुआ है और आप उनके सर्वे पर जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बदल देने से उन्हें फायदा हो जाएगा? भाई, आप तमाम कोशिशों के बावजूद पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया है, ये बात सब लोग जानते हैं कि इस मुख्यमंत्री जी के शासन में यहाँ के लोग परेशान हो गए हैं, दुखी हुए हैं। कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों, जिस गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, उस स्टेट के अंदर आपको अस्पताल में जगह ना मिले, लोग ऑक्सीजन की एक बूंद के लिए बेचारे मौत के मुख में चले जाए, जो नौजवान यहाँ पर पढ़ लिख कर भी रोजगारी ना प्राप्त कर सके, ऐसे सवाल जब होते हैं, जब चिंताएं होती, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री लोग बदलेंगे। और जिस मुख्यमंत्री का नाम दिया है, जो मुख्यमंत्री आज बने, जो नाम घोषित हुआ है, सब लोग जानते हैं कि वो भी दिल्ली से तय किया हुआ नाम है। जो खुद के दम पर यहाँ लोगों की सेवा कितनी कर सकेंगे वो तो समय बताएगा। सुधांशु जी, अगर आप मुख्यमंत्री बदलने को सहज प्रक्रिया बताते हैं तो ये कुछ राज्यों में ही क्यों नहीं, तो फिर ये सहज प्रक्रिया क्या उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? आपने बहुत सही बात कही। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, तब भी आप लोगों ने यही बोला था ना
अरे ये तो सरप्राइज एलिमेंट है। हम और बड़े नेताओं के बारे में, सीनियर नेताओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के स्थापित विधायकों के बारे में, कई लोगों के बारे में विचार कर रहे थे, परंतु वहां भी एक युवा चेहरे के रूप में योगी जी को चुना था। तो जो आपने बात कही, उसी प्रक्रिया, उसी व्यवस्था के तहत योगी जी का भी चुनाव हुआ था। अभय जी, गुजरात में आम आदमी पार्टी के आने के बाद और बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से अब आप इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा पाएंगे? देखिए, मैं तो एक हतप्रभ हूं अगर इन्हीं बुनियाद पर रूपाणी जी को हटाया गया है कि कोरोना की विभीषिका से वो नहीं लड़ पाए, तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी देश भर के लिए तो फिर प्रधानमंत्री जी की है। मुझे बताइए, नमस्ते ट्रंप रूपाणी जी ने तो आयोजित नहीं किया था गुजरात में, तो प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपकी तैयारी क्या, आप बीजेपी पे आ गए। वो समय बहुत कम है, एक सवाल मन में है, छूट जाएगा अगर आप आज्ञा दे दो। वो सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने तो हटा दिए अपने 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए उन्होंने, कांग्रेस में क्या प्रक्रिया होती है? आप प्लीज बिल्कुल ये मत कहिएगा कि विधायक दल की बैठक में हम चुन लेते हैं, वो हम बीजेपी की बात भी नहीं मानेंगे। और आपके तो 3 राज्य में आपके खुद नेता चाहते हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हमें बनाओ, हमें बनाओ, क्यों नहीं बदलते हैं आप? सईद अंसारी साहब, कांग्रेस पार्टी में बाकायदा वोटिंग तक होती है, मैं बता दूं, और मैं गवा रहा हूं। और मैं जिस मीटिंग में था जिसमें कमलनाथ जी को चुना गया, उसमें प्रस्ताव खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यहाँ भी तो हुआ ना, गुजरात में भी तो मीडिया ने दिखाया, यहाँ तो लाइव किया हमने पूरा विधायक दल की बैठक को। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी 100% गुजरात का चुनाव हारेगी। और जो आपने कहा साथ में कराने की संभावना इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश हार की कगार पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री को यह भय सताता है कि उत्तर प्रदेश हार गए तो फिर कोई प्रांत इनके लिए बचेगा नहीं। अभय जी और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आप दोनों का हमारे साथ समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा की तैयारियों में भी गुजरात बीजेपी जुट चुकी। देखते रहिए आज।